Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today's our lecture is about macroeconomics, and in this lecture we will study about branches of macroeconomics. There are two branches of macroeconomics. First of all, economic growth theory is divided into two branches: economic growth theory and economic fluctuation theory. इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो हमने जैसे बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है टू ब्रांचेस में डिवाइडेड है। पहली ब्रांच को हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी एंड सेकंड को कहते हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन थ्योरी। इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी क्या करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी का एम होता है एक्सप्लेन करना लॉन्ग टर्म अपवर्ड राइज ऑफ रियल जीडीपी ओवर टाइम, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रियल जीडीपी में अपवर्ड ट्रेंड आता है, जो अपवर्ड राइज आता है, उसको एक्सप्लेन किया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रियल जीडीपी ग्रो क्यों करता है, और इसकी ग्रो जो है जो रियल जीडीपी ग्रो करता है कि आइदर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम में, कि आइदर ये ग्रो जो है तेज़ी से करता है या स्लोली रेट से करता है, इसको चेक करना होता है। और फिर ये देखना कि अगर लॉन्ग टर्म जीडीपी जो रियल जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो स्लो है, तो तेज़ी से बढ़ रहा है तो दोबारा से क्या तेज़ी से बढ़ेगा। सो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी को स्टडी करते हैं। वाइल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन थ्योरी क्या करती है कि वो दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन रियल जीडीपी, यानी इकोनॉमी में जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसकी वजह से रियल जीडीपी में भी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन चेंजेस आती हैं, उसको स्टडी करने को हम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में कंसिडर करते हैं। उसको इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन थ्योरी का नाम दिया गया है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आती है, इनको यानी इन दोनों को कंबाइन करने से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन थ्योरी को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी को जब हम कंबाइन करते हैं तो वी कॉल दैट मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी विच एक्सप्लेन्स व्हाई इकोनॉमी बोथ ग्रोज एंड फ्लक्चुएट ओवर टाइम। हम ये कहते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, उसमें ऑब्वियसली जब वो फिर हम फ्लक्चुएशंस भी आती हैं इकोनॉमी में, और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ रियल जीडीपी को भी देखते हैं। जब हमने रियल जीडीपी का लेक्चर अपना हमने स्टडी किया था, उसमें हमने डिस्कस की थी चीज़ें को, तो हमने रियल जीडीपी को लॉन्गर टर्म रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया था वो हमने सारा डिस्कस किया, और ये चीज़ें देखी कि किस तरह से रियल जीडीपी ग्रो करता है और नॉमिनल जीडीपी से क्यों डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो बताती हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन थ्योरी को और इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आती है। फ्लक्चुएशंस कौन कौन सी होती हैं? फ्लक्चुएशंस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में यही आता है ना कि कंजप्शन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, अगर इनकम आपका लेवल बढ़ा है तो उससे कंजम्पशन बढ़ जाती है। अगर डिक्रीज़ हुआ इंटरेस्ट रेट या इंक्रीज़ हुआ इंटरेस्ट रेट तो उसका इम्पैक्ट जो आता है इकॉनमी पे, अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हुआ है जैसे आजकल हुआ है तो उस पर हाउस प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बढ़ेंगी कम होंगी, या फिर अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाए उससे उसको वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में आती है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जो इकोनॉमी में चेंजेस आती हैं, जैसे अभी से फरवरी से अभी तक आपका इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ तक आ गया, 13.25 से 9% तक आ गया। सो इट्स अ मेजर जम्प। तो ये सब फ्लक्चुएशंस को जब हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट में ओवर स्टडी करेंगे इन सबको मिला के हम मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी कहते हैं इन सबको। जी, इस स्लाइड में भी यही बताया गया कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जब कंबाइन करते हैं हम उनको तो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आती है विच एक्सप्लेन्स व्हाई इकोनॉमी बोथ ग्रोज, कि क्यों इकोनॉमी ग्रो करती है और फ्लक्चुएट करती है ओवर टाइम, ठीक है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन 3 to 6 मंथ्स, जैसे शॉर्ट रन का जो पीरियड होता है उसको 3 to 6 कहते हैं, एंड लॉन्गर टाइम जो पीरियड्स होते हैं मोर देन 1 ईयर 2 ईयर्स इस तरह से चलते हैं। अच्छा, मॉडर्न जो थेरीज़ हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, इन पे बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने काम किया, लेकिन रॉबर्ट सोलो जो MIT के हैं उन्होंने इस पर नोबेल प्राइज़ लिया था, उनको मिला था, उनको 1987 में और मिला था। और क्या उन्होंने फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न ग्रोथ थेरी की फाउंडेशन रखी थी। सो हम कह सकते हैं कि जो उसका पायनियर है मॉडर्न ग्रोथ थेरी के वो रॉबर्ट सोलो हैं, जिन्हें 1987 में
नोबेल प्राइज़ मिला था। इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी क्या करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी स्टार्ट्स बाय डिस्टिंग्विशिंग द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड फ्रॉम द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। याद रखिएगा ये बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी स्टार्ट्स जो होती है ना, डिस्टिंग्विश करती है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड्स को फ्रॉम शॉर्टर टर्म फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमी को। और ये दिस इज़ नॉट एन ईजी एज इट मेस बी सीन कि जितना आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ ट्रेंड है उनको अलग करते हैं, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो इटसेल्फ वो भी चेंज हो सकते हैं। देखिए जब शॉर्ट टर्म पर डिपेंड करता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिलके वो फिर अगर हम इनको कंबाइन करें प्लस करें तो हमारा लॉन्गर पीरियड बनता है। सो ये आगे हम लोग इसका जो लॉन्गर टर्म पीरियड है ये आगे भी डिफाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, जिसमें आपको एक बताया जाएगा कि रियल जीडीपी हाउ रियल जीडीपी ग्रोज इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। यहाँ ये बात याद रखिए, ग्रोथ रेट जो होती है वो स्लो भी हो सकती है, ठीक है, स्पीड अप भी हो सकती है। मतलब अभी अब फॉर एग्जांपल अगर अभी वो स्लो है तो फ्यूचर में वो उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है। अगर वो अभी तेज़ है, उसकी बहुत अच्छी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, तो आगे जाके वो स्लो डाउन भी हो सकती है। सो ये बात जो याद रखिए, ग्रोथ ट्रेंड जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते हैं, उनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। और जब हम फ्लक्चुएशंस को और ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आती है। अब अच्छा, ये अगर हम जो अपवर्ड ट्रेंड्स हैं रियल टाइम जीडीपी में, उसको हम ये मैं आपको डायग्राम, अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, जो रियल जीडीपी की लाइन है, वो ये रियल जीडीपी की लाइन है जो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन है ये पोटेंशियल जीडीपी को रिप्रेजेंट, जो स्ट्रेट ब्लैक लाइन है वो पोटेंशियल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरी फ्लक्चुएट कर रही है एंड दैट इज़ योर रियल जीडीपी लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है जो आपके अपवर्ड ट्रेंड लाइन अलॉन्ग विद रियल जीडीपी लाइन शो कर रही है, इसको हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। पोटेंशियल जीडीपी रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमिक टू ग्रो, कि ये लॉन्ग टर्म में टेंडेंसी इकोनॉमी में किस तरह से ग्रो करती है, उसकी टेंडेंसी को पोटेंशियल जीडीपी रिप्रेजेंट करता है। रियल जीडीपी फ्लक्चुएट करती है अराउंड पोटेंशियल जीडीपी। अगर आप पोटेंशियल जीडीपी के हम डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड फॉर रियल जीडीपी डिटर्मिन्ड बाय द अवेलेबल सप्लाई ऑफ कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी। रियल जीडीपी फ्लक्चुएट्स अबव एंड बिलो द पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या है? वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन एंड रीड द डेफिनेशन. The economy's long-term growth trend for real GDP, determined by the available supply of capital, labor and technology, is called your potential GDP. और real GDP जो है फ्लक्चुएट करती है या तो above या below potential GDP के, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसके फ्लक्चुएट कर रही है रियल GDP। स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपकी पोटेंशियल GDP को, और जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो रियल GDP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पोटेंशियल जीडीपी को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि इकोनॉमीज़ की, किसी भी इकोनॉमीज़ की लॉन्ग टर्म, द इकोनॉमीज़ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड फॉर रियल जीडीपी डिटर्मिन्ड बाय द अवेलेबल सप्लाई ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। और या फिर हम इसको ये भी कहते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड लाइन इन रियल जीडीपी शोज पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी टू ग्रो। एक बात याद रखिए, किसी कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि रियल जो पोटेंशियल जीडीपी है वो कहाँ पे लाइक करता है एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली ग्रोथ रेट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इज़। बट ये कि ट्रेंड लाइन जो है वो उसके साथ लॉन्ग टर्म लाइन इंक्रीज, जिसके साथ रियल जीडीपी इंक्रीज कर रही है, any trend line that has the same long-term increase as real GDP and intersects real GDP in several places is probably a good estimate. इसको estimate करने का तरीका यही है कि आप जो रियल जीडीपी जहाँ पे आप जा रही है और इस लाइन के साथ साथ जा रही है, अपवर्ड राइज कर रही है, या जो रियल जीडीपी फ्लक्चुएट कर रही है, और तो जहाँ जहाँ पे वो इसको इंटरसेक्ट करती है वो रियल जीडीपी डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो वहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे कि इट्स अ गुड एस्टिमेट टू measure potential GDP. You have to know about potential GDP. तो ये भी कहा जाता है कि पोटेंशियल जीडीपी इज़ मोर लाइक द एवरेज और नॉर्मल लेवल ऑफ रियल जीडीपी। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई या इसके पोस्टुलेट्स क्या है, इसके पोस्टुलेट क्या है इसका।
ये इस स्लाइड में यही बताया गया कि अपना अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो है रियल जीडीपी में शो करते हैं, और रियल जीडीपी को पोटेंशियल जीडीपी है, और पोटेंशियल जीडीपी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। द इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड फॉर रियल जीडीपी डिटर्मिन्ड बाय द अवेलेबल सप्लाई ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। और रियल जीडीपी क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है अबव और बिलो पोटेंशियल जीडीपी। Postulate of economic growth theory. Economic growth theory postulates that the potential GDP of an economy is given by its aggregate supply. ठीक है, और एग्रीगेट का मतलब हमें सबसे पहले पता है कि एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, और एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द होल इकोनॉमी बाय द अवेलेबल लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. Once again, I will explain what actually aggregate supply is. Aggregate supply is all the goods and services produced in the whole economy by the available labor, capital and technology is called aggregate supply. यहाँ पे इसको ये भी कहा जाता है कि the total value of all goods and services produced in the economy by the available supply of capital, labor and technology, and it's also called the potential GDP. ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि लेबर, कैपिटल और उसको टेक्नोलॉजी को भी हम डिफाइन कर लेते हैं. लेबर हमें तो पता है कि क्या होता है कि नंबर ऑफ़ आवर पीपल, जो लोग भी घंटों के हिसाब से काम करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनको हम लेबर कहते हैं. द नंबर ऑफ़ आवर्स पीपल वर्क इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स कॉल्ड लेबर. और कैपिटल की जब हम डिफाइन करने लगेंगे तो फैक्ट्रीज, इम्प्रूवमेंट्स, कल्टिवेट लैंड, मशीनरी इसमें आ जाती है, टूल्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर इवन, तो यूज विच आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कैपिटल का नाम दे देते हैं. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड, मशीन्स, कंप्यूटर्स एंड अदर टूल्स फॉर द वर्कर्स टू यूज़ टू प्रोड्यूस रियल जीडीपी. इसकी अदर डेफिनेशन ये भी हो गई है. क्या, दोबारा से सुन लीजिएगा. कैपिटल इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, कल्टिवेटेड प्लॉट ऑफ लैंड्स, मशीन्स, कंप्यूटर्स एंड अदर टूल्स अवेलेबल फॉर द वर्कर्स टू यूज़ टू प्रोड्यूस रियल जीडीपी. ठीक है, कि रियल जीडीपी को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ हैं, कल्टिवेटेड प्लॉट ऑफ लैंड हैं, जितनी हमारी कल्टिवेटेबल एरिया है, मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं या अदर टूल्स जो कि वर्कर्स यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस रियल जीडीपी, उसको हम कैपिटल कहते हैं. एंड थर्ड वन पे आ जाता है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी इज़ ऑल द अवेलेबल नाउ हाउ from organization schemes to improve telecommunication to better computer programming skills that worker and firm can use when they produce real GDP. कि वो तमाम ना हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स यूज़ करती हैं टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, फॉर टू मेक बेटर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स, और वर्कर्स जो है वर्कर्स एंड फर्म जो अपने रियल जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए. टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है? टेक्नोलॉजी का यही रोल होता है ना, अगर आपके पास लैंड एंड लेबर, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपकी क्या करेगी? प्रोडक्शन डबल कर देगी. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विल क्या होगा, एकदम से आपकी जो प्रोडक्शन फंक्शन में अगर यूज़ करें टेक्नोलॉजी का तो आपकी प्रोडक्शन क्या होती है, एकदम अपवर्ड राइज में आ जाती है, क्योंकि बेसिक इनपुट्स तो आपने लगा लिए, अगर आप टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो उससे डबल पैदावार हो जाती है. So we can say that technology is all the available now-how from organization schemes to improve telecommunications to better computer programming skills that workers and firms can use when they produce real GDP. अब लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी जॉइंटली डिटर्मिन करते हैं, जब उनको हम जॉइंट करते हैं तो वो क्या बनता है? एग्रीगेट सप्लाई. क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई किनकी तरफ से आता है ना, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी जब फर्म्स लगाती हैं तो फिर वो सप्लाई उनकी प्रोडक्शन होती है, और जब वो सप्लाई मार्केट में आती है तो सब टोटल मार्केट में जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एग्रीगेट सप्लाई का नाम देंगे.
हमने बात की रियल जीडीपी से फंक्शन लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी कार फैक्ट्री है, लेट्स सपोज मर्सिडीज़ है या मर्सिडीज बेंज है या फॉर्ड है, कोई भी है। तो कार फैक्ट्री जब उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए और मशीनरी चाहिए। टेक्नोलॉजी मशीनरी में आ जाता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास, लेटेस्ट कार्स हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमने बात की है किसी अप्लाइज तो एंटायर इकोनॉमी, लेकिन हम किसी की स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी के लिए भी हम प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे कार फैक्ट्री के हमने एग्जांपल दिया, अगर कोई जो उनकी मर्सिडीज़ की जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री एंड मशीन्स वो किस में आएंगे, वो कैपिटल में आएंगे, और जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं वो किस में आएंगे, वो वहाँ की लेबर में इंक्लूड होंगे। सो असेंबल जब उनको असेंबल करेंगे, उसको असेंबल टायर्स को असेंबल करना है, ठीक है, उन सारे पार्ट्स को, गाड़ियों के पार्ट्स को असेंबल करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी। और जब ये सारा कुछ बन के गाड़ी बाहर आती है तो वो क्या होगा, वो उस कार कंपनी का आउटपुट होता है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द इकोनॉमी एज ए होल हैज़ रियल जीडीपी एज आउटपुट। तो अगर हम एज अ होल अब जब देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन को, तो कार्स की अलग से हम प्रोडक्शन फंक्शन ही देखेंगे। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बात करेंगे तो हम प्रोडक्शन फंक्शन जो देखेंगे वो जीडीपी का एज अ होल देखेंगे। हम उसमें ये नहीं कहेंगे कि हम एक कंपनी का अलग देख लें तो दूसरे का अलग देखें। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम सबका कंबाइन देखते हैं। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने नहीं लिखा, ये आप लोग इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। वाई इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। y is equal is the function of लेबर को आप L से रिप्रेजेंट कर लें, कैपिटल को C से एंड टेक्नोलॉजी को D से। तो हम इसकी इक्वेशन ये भी बन सकती है, y is the function of production function can be written as y is the function of labor capital and technology। हमने सिंबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। y के लिए जीडीपी के लिए, रियल जीडीपी के लिए हमने y रिप्रेजेंट कर दिया है, और लेबर जो है वो L जो है लेबर को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल को K रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल को मैंने C से रिप्रेजेंट किया है और टेक्नोलॉजी को T से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन में बताता क्या है, ये हमें बताता है कि एन इकोनॉमी कैन इंक्रीज इन पोटेंशियल जीडीपी बाय इंक्रीजिंग लेबर एंड कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। कि कोई भी इकोनॉमी है वो अपनी पोटेंशियल जीडीपी को राइज कर सकती है अगर वो एम्प्लॉय करे लार्ज नंबर ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। सो इस तरह से इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप होती है, और ये इसके 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की। वही बात जो मैंने इस स्लाइड में, वही बात है जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन जो अप्लाई एंटायर इकोनॉमी पे होता है, हाउ वी कैन हैव इट फॉर सम पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको कार कंपनी की एग्जांपल दी, अगर हम उसका प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे तो हमें रिप्रेजेंट करता है। वाई इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज वी हैव डिस्कस्ड इन बिफोर। और उसके बाद हायर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इकोनॉमी रिक्वायर्स अ हायर ग्रोथ रेट ऑफ 1 और मोर ऑफ दीज 3 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हायर रियल जीडीपी के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हाई ग्रोथ रेट ऑफ या तो किसी एक की या फिर तीनों की डिटर्मिनेंट्स जो हैं, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से, लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, इनकी हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करती हैं, समटाइम्स कॉल्ड, हम उन्हें सप्लाई साइड पॉलिसीज़ भी कहते हैं, बिकॉज दे कंसंट्रेट ऑन इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, और दिस इज द रीज़न वी कॉल इट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ इकोनॉमी। याद रखिए बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जिनका दैट एम्स टू इंक्रीज द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आर समटाइम्स कॉल्ड सप्लाई साइड पॉलिसीज़। ठीक है, और गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट इंक्रीज है, ऑब्वियसली ये तो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करें। और economic policies that aim to increase the long-term economic growth are sometimes called supply-side policies because they concentrate on increasing the growth of potential GDP.
ठीक है, क्योंकि उनका कंसंट्रेट क्या होता है कि पोटेंशियल जीडीपी को इंक्रीज़ करें, और पोटेंशियल जीडीपी के इर्द गिर्द कौन सी रियल जीडीपी लाइज करती है, ठीक है। एंड पोटेंशियल जीडीपी का विच इज़ द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ इकोनॉमी, ये बात याद रखिएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी दैट एम टू इंक्रीज द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आर समटाइम्स कॉल्ड सप्लाई साइड पॉलिसीज बिकॉज दे कंसंट्रेट ऑन इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जीडीपी विच इज़ एग्रीगेट सप्लाई ऑफ इकोनॉमी। जब हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो सप्लाई साइड पॉलिसीज़ में जी ये वही बात है, सच पॉलिसीज कंसिडर ऑन इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जीडीपी सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी विच इज़ कॉल्ड सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलिसीज, नंबर 1 पे फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का तो पता होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का पता होगा, क्योंकि न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, और ये हम मॉनेटरी पॉलिसी अगर ये पाकिस्तान में क्या चल रही है, फिजिकल पॉलिसी क्या चल रही है, तो ये आपको सुना होगा आप लोगों ने। इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है इन्वेस्टमेंट करने के, और गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्निंग टैक्सेस स्पेंडिंग एंड बोरिंग इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आपके मुल्क में तभी आएगी ना अगर आप फैसिलिटेट करोगे इन्वेस्टर्स को कि वो आके इन्वेस्ट करें। तो गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी इज़ कंसर्न विद टैक्सेस, याद रखिएगा बात, फिस्कल पॉलिसी इज़ कंसर्न विद टैक्सेस स्पेंडिंग एंड बोरिंग इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग करती है, बोरिंग करती है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। लेबर सप्लाई जो है वो डिपेंड करता, वो भी डिपेंड्स अपॉन इंसेंटिव पे। अगर इंसेंटिव क्या है कि फर्म्स के लिए कि वो इस तरह का वर्कर हायर करें जो कि उनके लिए ज़्यादा देर सख्त मेहनत से काम करें और ज़्यादा देर के लिए काम करें, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बस अभी हम इसके बारे में शॉर्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे कंसर्न नहीं, अभी हम जस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके हम डिटेल में फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। इसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ कर देती है। अच्छा एक मैंने हाँ ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आजकल इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, तो आजकल क्या आपने देखा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। लास्ट टाइम जो था, लास्ट ईयर भी से चल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का, पहले इन्होंने इंक्रीज़ किया मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए, लेकिन फिर वो ज़्यादा बढ़ती, इन्फ्लेशन कंट्रोल डबल डिजिट्स में चली गई थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या किया, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया, स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को पे चले गए। अब हम क्या, जब हमारा 13.25 था और अब 9% पे है, तो इट मीन्स कि अब स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी से हम थोड़ा सा जो है ना ईजी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। मनी सप्लाई से इसको कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई से कंट्रोल करती है, यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी कंट्रोल करने के लिए की जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट करती है थ्रू द मनी सप्लाई, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को स्टेबल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो यूज़ की जाती है, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन जो रेट है उसको लो और स्टेबल रखा जा सके। एंड बैंक्स के थ्रू इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे यहाँ पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी वही इम्प्लीमेंट करवाता है। Once again, government policy concerning the money supply and the control of inflation is called monetary policy, and the institution of government assigned to conduct monetary policy is the real central bank. सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, और उसके थ्रू मनी सप्लाई को फिर कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्यों इस पर एम्फेसिस कर रहे हैं, अगर ये बात याद है, कंपैरिजन जब ये किया गया था, ये बुक लिखी गई थी, तो उसमें उसने कंपैरिजन किया था और डिफरेंट रीजन ऑफ वर्ल्ड, और उसने बताया था कि जो इन्फ्लेशन का और ग्रोथ रेट का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। और अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो ये चैप्टर नंबर 5 है, अ प्रीव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय
जॉन बी टेलर, ठीक है। और आप यहाँ मुझे देख सकते हैं 154 इसका पेज है, उसमें बताया हुआ कि इकोनॉमिक में ग्रोथ और इन्फ्लेशन के दरमियान कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो आपकी इन्फ्लेशन कम है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ग्रोथ रेट कम होती है। तो ये अगर आपने देखना चाहें उसने आई थिंक 90s का ही उसने डाटा लिया हुआ है, या 1960s का से लेके 1988 का उसने डाटा लिया हुआ है। उसने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का बताया हुआ है। उसने बताया कि जहाँ जहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा थी वहाँ इन्फ्लेशन कम था, या इसलिए इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो आपको अपनी इन्फ्लेशन स्टेबल और कंट्रोल रखनी पड़ेगी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये बुक का पेज तो मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर, इसकी पिक्चर्स भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ये तो हो गई हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने डिस्कस कर लिया कि वो किस वजह से होता है। ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई की वजह से होता है। पोटेंशियल जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ करती है ओवर टाइम। ये हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पर पढ़ी, विच इज़ कॉल्ड सप्लाई साइड पॉलिसीज़ की बात करते हैं। अब हम फ्लक्चुएशन की तरफ बात करते हैं, विच इज़ योर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। पहले हमने इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी पढ़ी जिसमें हमने कहा कि सप्लाई साइड, इसको कहते हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज़ की। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एम्फसिस ऑन फ्लक्चुएशन इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एज द रीज़न फॉर अप्स एंड डाउन इन द इकोनॉमी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं इकोनॉमी में, चाहे वो अप्स एंड डाउन्स हों, अप्स हों या डाउन्स हों। लेट्स सपोज पाकिस्तान की एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट 6 मंथ्स में पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म पीरियड जो होते हैं वो मोस्टली कंसिस्ट करते हैं 3 to 6 मंथ्स के, ठीक है। तो क्या डिफरेंट आ रहा है। पहले जो था जनवरी में आपका इंटरेस्ट रेट जो था दिसंबर के एंड पे कुछ अनाउंस किया गया, फिर फरवरी में आपका कुछ अनाउंस किया गया, आपकी जो इनकम थी वहाँ डिफरेंट थी। अब अगर आप आजकल के हिसाब से देखें तो क्या आपकी जो इंटरेस्ट रेट डाउन हुए हैं, और ऑब्वियसली आपकी जो इनकम है कोरोना वायरस की वजह से या किसी और शॉक की वजह से इकोनॉमी में चेंज आया है। तो इन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक चेंजेस को, जहाँ पे आपकी इसका थ्योरी का एम्फेसिस ये होता है कि इन शॉर्ट टर्म चेंजेस को स्टडी करें। और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एम्फेसिस फ्लक्चुएशन यानी अप्स एंड डाउन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और सम ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमीज एग्रीगेट डिमांड। वो हमने जो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ग्रोथ की बात की थी वो सप्लाई साइड पॉलिसीज पे डिपेंड करती थी। इसमें हम लोग पढ़ते थे कि रियल जीडीपी इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो सप्लाई साइड पे डिपेंड करता था। फ्लक्चुएशंस जो हम फ्लक्चुएशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में वो किससे आती हैं, वो डिमांड से आती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन थ्योरी जो है इज़ मोर कंट्रोवर्शियल दैन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू because economists have offered various explanations for economic fluctuations and there is still considerable disagreement and controversy about short-term fluctuation in economy, ठीक है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन थ्योरी को बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट फॉर्म में इसको स्टडी किया है। किसी ने एक फॉर्म में लिया तो किसी ने दूसरी फॉर्म में लिया। ये जॉन बी टेलर की बुक में लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। और उसमें बताया हुआ कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट काम था वो जॉन माइनर्ड केन्स ने वो जो लिखा था नेक्स्ट कि एग्रीगेट डिमांड की वजह से जो होते हैं ना वो चेंजेस आती हैं, ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन चेंजेस जो हैं केन्स के मुताबिक, जो उसने अपनी बुक लिखी थी 1936 में, उसने कहा था जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं इकोनॉमी में दीज आर ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की वजह से क्यों चेंजेस आती हैं, बिकॉज बिजनेस इन्वेस्टमेंट में चेंज रहता है। अगर बिजनेस इन्वेस्टमेंट आपका कम हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है। जबकि एक और हमारे पास मिल्टन फ्रीडमैन श्वार्ट्ज ने जो फोकस किया, उन्होंने कहा कि मनी सप्लाई की चेंज होने की वजह से शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन चेंजेस आती है। ये बात याद रखिएगा। केन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड की चेंज होने की वजह से फ्लक्चुएशंस होती हैं, जबकि फ्रीडमैन और श्वार्ट्ज का था कि अगर मनी सप्लाई में चेंज आती है तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस, शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशंस होती हैं इकोनॉमी में होती हैं।
बट इस न्यू थ्योरी में एक जो नई नई चीज़ इंक्लूड की हुई कि एक्सपेक्टेशंस और प्राइस एडजस्टमेंट की बात की इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है। जैसे रेशनल एक्सपेक्टेशन, रेशनल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस जो कि एडिट की थी रॉबर्ट ल्यूकस ने, थॉमस सार्जेंट ने, उन्होंने कहा था कि ये जो है ये एक्सपेक्टेशन पे और प्राइस एडजस्टमेंट पे इसका प्राइस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट होता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की वजह जो होती है वो ये होती है, एक्सपेक्टेशंस एंड प्राइस एडजस्टमेंट होती है। ये किसने कहा था? ये रॉबर्ट ल्यूकस और थॉमस सार्जेंट ने कहा था, जिन्होंने अपनी वो 1981 में रेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस एडिट की थी और उसमें आइडिया दिया था। एग्रीगेट डिमांड को अगर हम डिफाइन करें तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो इज़ द सम ऑफ टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंज्यूमर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एंड फॉरनर्स, ठीक है। डिमांड फॉर गुड्स जो कि कंज्यूमर, बिजनेस या गवर्नमेंट, फॉरनर्स की तरफ से किया जाता है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्या करती है? एम्फेसिस करती है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज द जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं इकोनॉमी में उनके मुताबिक ये एग्रीगेट डिमांड की वजह से आते हैं। So we can say that aggregate demand is the sum of goods sum of demands from the four groups that contributed to demand in whole economy, ठीक है। जितने भी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है या फॉरनर्स जो है वहाँ पे रहते हैं, उन सब के उन सब के डिमांड को अगर हम देखें तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। उनकी डिमांड में चेंज होने की वजह से क्या होता है? इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं। अच्छा, अब ड्यू टू इन्फ्लुएंस ने जो कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि केन्स ने, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि केन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड में की चेंजेस होने की वजह से शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं, और उसने कहा जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस एग्रीगेट डिमांड में आती हैं वो चेंजेस इन डिमांड बाय बिजनेस फर्म्स की वजह से आती हैं, ठीक है। बिजनेस फर्म की डिमांड चेंज होती है तो आपकी शॉर्ट एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस आती है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू केन्स। और एक बात याद, और जबकि फ्रीडमैन और श्वार्ट्ज जिन्होंने कहा था, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि फ्रीडमैन एंड श्वार्ट्ज ने यह बताया आपको कि जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आती हैं दैट आर ड्यू टू सप्लाई साइड पॉलिसीज़ के, लेकिन उसने यहाँ पे बताया कि उसमें जो है स्पेशल गवर्नमेंट जो है क्रूशियल रोल प्ले करती है थ्रू एडजस्टमेंट इन मनी सप्लाई। अच्छा, चाहे वो केन्स की थ्योरी हो या फ्रीडमैन श्वार्ट्ज का वर्जन हो, तो जैसे हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन इन रियल जीडीपी बिलो पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। डिक्लाइन रियल जीडीपी, हमने ये कहा ना कि पोटेंशियल जीडीपी के साथ साथ रियल जीडीपी होता है, फ्लक्चुएट करता है। तो इस जब वो डिक्लाइन होगा रियल जीडीपी बिलो पोटेंशियल जीडीपी ड्यूरिंग रिसेशन, दिस आर कॉज्ड बाय द डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड की वजह से जो है वो फ्लक्चुएशंस होंगी और रियल जीडीपी आपका डिक्लाइन करेगा। और इंक्रीज इन रियल जीडीपी अबव पोटेंशियल जीडीपी आर कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका जो रियल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से अबव से जो होगा। चलिए, द हेल्प ऑफ फिफ्थ मैं डायग्राम उसको बताती हूँ। कह रहे हैं कि चाहे वो केन्स का वर्जन हो या चाहे मिल्टन फ्रीडमैन का उनकी थ्योरी हो, मिल्टन फ्रीडमैन की या श्वार्ट्ज की थ्योरी हो, तो डिक्लाइन अगर आपका रियल जीडीपी डिक्लाइन कर रही है जैसे यहाँ पे कर रही है, तो ये कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल जीडीपी से बिलो है ना इस पॉइंट पे, तो वही कह रहे हैं कि ये रिसेशन में काम होता है कि रियल जीडीपी आपका रिसेशन में डिक्लाइन होता है ना। उसने कहा ये डिक्लाइन होता है एग्रीगेट डिमांड की वजह से। अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ हो रही है ना तो आपकी ये रियल जीडीपी जो है वो डिक्रीज़ करेगी पोटेंशियल जीडीपी से, ठीक है। और अगर आपकी रियल जीडीपी इंक्रीज़ आ रहा है, रियल जीडीपी अबव पोटेंशियल जीडीपी, ये देखें जस्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ पे 1975 में वो शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हो रहा है, रियल जीडीपी अबव पोटेंशियल जीडीपी है, एंड दिस इज़ आल्सो कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो आपका इन रियल जीडीपी में हो रहा है अबव और बिलो पोटेंशियल जीडीपी, दिस इज़ जस्ट ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सेम थ्योरी के पार्ट हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि सेम थ्योरी कौन सी? इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेम थ्योरी। रिमेंबर दैट द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर पार्ट ऑफ द सेम थ्योरी, ठीक है।
और इसके बाद एक आगे थे रियल बिजनेस साइकिल स्कूल, जिन्होंने शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पे अपनी थ्योरी दी। उनके मुताबिक जो है ये रियल बिजनेस साइकिल स्कूल वालों ने इस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे, और उन्होंने बताया कि they put greater emphasis on short-term fluctuations in potential GDP. In other words, the long-term growth of real GDP and the short-term fluctuation in real GDP are due to changes in aggregate supply. अच्छा, रियल बिजनेस स्कूल वालों का जो था, उनका हमें पीछे पड़ा कि जो चेंजेस आती हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में, वो किस वजह से आती हैं, वो एग्रीगेट डिमांड के चेंज होने की वजह से आती हैं। लेकिन ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, जिसे हम रियल बिजनेस स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, इनके अकॉर्डिंगली जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं, वो सप्लाई साइड की वजह से आ रही हैं, एग्रीगेट सप्लाई की वजह से आ रही हैं। ये मेरे स्लाइड में गिवन नहीं है, लेकिन मैं इसको डाल दूँगी कि ये, या आप ये बात याद रखिएगा कि जो शॉर्ट टर्म चेंजेस आ रही हैं, इसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आती हैं रियल जीडीपी में, वो किस वजह से आती हैं, वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई की वजह से आती हैं। और ये जो थ्योरी थी, ये डेवलप की थी फिन किटलैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के से बिलोंग करते हैं, और एडवर्ड प्रेस्कॉट जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के हैं। उनके मुताबिक चेंजेस इन पोटेंशियल जीडीपी ड्यू टू मेनली चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और सफिशेंटली लार्ज सो पास, ये जो इतने सफिशेंटली लार्ज होता है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से इम्पैक्ट आता है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है। और उन्होंने एम्फोसिस किया कि सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी पे एम्फोसिस किया, और दैट आर इवन मोर देन द लॉन्ग टर्म एग्रीगेट डिमांड टू थिंक केयरफुल अबाउट टेक्नोलॉजी। सो अभी हमने इसको हम वाइंड अप करते हैं इस तरह से कि एग्रीगेट जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं वो ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड की वजह से होती हैं। लेकिन केन्स ने कहा कि जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस आती हैं डिमांड में, उसकी वजह से होती हैं। जबकि मिल्टन फ्रीडमैन और श्वार्ट्ज का वर्जन था कि सप्लाई साइड में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। सप्लाई साइड की मनी सप्लाई में या सप्लाई साइड की चेंजेस की वजह से होता है। जो रियल बिजनेस स्कूल था, जो कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पे जिन्होंने मेनली एम्फोसिस किया, और उसमें आपके थ्रू मैंने इकोनॉमिस्ट फिन किडलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, और एडवर्ड प्रेस्कॉट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से, उन्होंने एम्फोसिस किया कि जो जीडीपी में जो चेंज आ रहा है पोटेंशियल जीडी की वजह से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। और जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सफिशेंट इंक्रीज़ होगा तो आपकी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होंगी। और लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बाकी जो इकोनॉमिस्ट थे, दे एम्फोसिस दैट इट्स द एग्रीगेट डिमांड विच कॉजेज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमी। अच्छा, to reduce short-term fluctuations, fiscal and monetary policy should do no harm, while fiscal policy and monetary policy should try to mitigate changes in aggregate demand, ठीक है। और ये हमारे पास सिर्फ सेकंड है, वो बस ये हमारा एंड हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप बात याद रखिएगा, इंक्रीज लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करना है तो फिस्कल पॉलिसी जो है शुड प्रोवाइड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर। और अगर आपने जो सेकंड है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो शुड कीप इन्फ्लेशन लो एंड स्टेबल, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है तो दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या करते हैं कि इंसेंटिव्स देने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लेबर में। और मॉनेटरी पॉलिसी शुड कीप इन्फ्लेशन लो एंड स्टेबल, क्योंकि वो उसका काम ही होता है कि स्टेबल रखे, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हमने दूर करनी है तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस दूर करने के लिए भी हम फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे। और फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्ट टर्म फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी हार्म नहीं करती। और ये मैंने लिखा हुआ इसका, और शॉर्ट टर्म में और हाँ, मिटिगेट जो चेंजेस होती हैं ये पॉलिसी हेल्प करती हैं, ये जो चेंजेस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आती हैं उसको कम करने में, एग्रीगेट डिमांड में जो चेंजेस आती हैं उसको कम करने में दिस पॉलिसी कैन बी हेल्पफुल, ठीक है। ये आज का लेक्चर था विच वाज फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय जॉन बी टेलर। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन जूम क्लास। थैंक यू सो मच क्लास, ओके, टेक केयर, stay home, stay safe, thank you, Allah Hafiz.